नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फिनिश करने वाले हैं, यानी टेक्निकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्योरी पोर्शन का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर हम डिस्कस कर रहे थे। अगेंस्ट गुड्स हमने देख लिए थे, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और दोनों से जो गुड्स आए हैं अल्टीमेटली उनका रीसेल। अब हम बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, यानी अगर गुड्स बायर के पास चले गए उसके बाद सेलर के पास क्या ऑप्शंस है हम डिस्कस करते हैं। सूट फॉर प्राइजेस, पहला पॉइंट है सूट फॉर प्राइस। एक ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहे। प्राइस वाले में दो चीजें समझना। एक तो क्या हो गया, सेलर ने बायर को ऑनरशिप पोजीशन ट्रांसफर कर दिया और अब बायर को कह रहा भैया पैसे दे। बायर पैसा देने में नाटक कर रहा है, साहब आज दूंगा कल दूंगा, नहीं दूंगा आज दूंगा कल दूंगा, मतलब मजे ले रहा है। तो सेलर के पास क्या अधिकार है, सूट फाइल करने का कोर्ट में कि जज साहब गुड्स दिए मैंने इसको, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिए, गुड्स इसको दे दिए, ये मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है। कोर्ट दिखेगा वहां पे, फिर क्या करना है। एक क्या हो सकता है समझना, बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ कि आज एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट ये है कि आज से 2 महीने बाद कोई 1000 यूनिट्स सेल करनी एट द ₹100, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट हो गया पूरा। 1000 यूनिट्स एट द ₹100, 1 लाख रुपए का कोई आइटम सेलर जो है बायर को ट्रांसफर करेगा फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके। आज 10% एडवांस देना पड़ेगा। 1 महीने बाद 20% और एडवांस देना पड़ेगा, और रिमेनिंग 70% जब सेल होगी, एक्चुअली जब ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, डिलीवरी की जाएगी उस समय। अभी वाला 10% तो बायर ने दे दिया, ये 20% की जब डेट आई तो करने लग गया। मतलब अब आप समझे ना, सिचुएशन ये है कि सेल हुई है क्या, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है क्या, डिलीवरी हो चुकी है बायर को। क्या सेलर इस केस में बायर के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ प्राइस? यस, कर सकता है। तो सूट ऑफ प्राइस के दो केसेस हैं। एक तो जहां सेल हो गई, पोजीशन ट्रांसफर हो गई, वहां तो बायर से पैसा मांगना ही है। एक जहां ऐसा नहीं हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग अमाउंट पहले ही ड्यू हो रहा। एग्रीमेंट टू सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ही पार्ट है एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर में ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है लेकिन पेमेंट उससे पहले मिलना, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और उस समय अगर पेमेंट ना दिया जाए तो बायर के खिलाफ सूट फाइल करने के लिए सेलर को अधिकार होगा। यहाँ 2 केसेस लिखे हैं। एक तो लिखा है भैया जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, बायर को गुड्स हमने दे दिए हो, और फिर बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है पेमेंट करने से, तो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay। डिलीवरी कभी भी होगी, फ्यूचर में होगी, लेकिन पेमेंट आपको पहले करना है, ऐसा कुछ कंडीशन था। और वो अगर रिफ्यूज करता पे करने के लिए, वहां पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सेलर ने गुड्स भेजे, बायर ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यह एक वर्ड पे ध्यान देना, wrongfully neglects और refuses। wrongfully इसलिए लिखा है, मान लो आपको 100 यूनिट भेजनी थी, आपने 80 यूनिट भेजी, और वो अगर रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है, कर सकता, अधिकार है, इट इज नॉट wrongfully। आपको जो क्वालिटी भेजनी थी आपने उसमें थोड़ा मिक्स करके भेज दिया, सामने वाला रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है, कर सकता है, इट इज नॉट wrongfully, उसका अधिकार है। लेकिन जहां सब कुछ सही है, सो बोला था सो ही भेजा, जो क्वालिटी बोला था वही भेजा, जिस समय बोला था उस समय ही भेजा, फिर भी वो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके लिए आप उससे डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। यहां पर कंसेप्ट जो चलेगा वो चलेगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
और डैमेजेस का कैलकुलेशन कैसे होगा ये सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि डैमेजेस का कैलकुलेशन कैसे होगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं थोड़ा सा कुछ। यस, तो याद होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर हमारा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी रेमेडीज में हम लोगों ने कंपनसेशन के बारे में, ये एक्चुअल और एंटिसिपेटरी दो तरीके के ब्रीच थे, ये हमने देखे थे। ये देखो, ये सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मार्केट प्राइस का डिफरेंस याद आ रहा है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी कंसेप्ट लगेगा, आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे भी हो क्या रहा है, अगर बायर या सेलर आगे आएगा, बायर या सेलर दोनों में से कोई भी मना कर सकता है ना। अभी हमने बोला बायर मना कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है कि सेलर मना कर रहा है, ठीक है। और मना भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक एक्चुअल डेट पर, एक एक्चुअल डेट से पहले। अगर एक्चुअल डेट से करेगा, एक्चुअल डेट पे करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नीचे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले अगर बायर मना कर दे खरीदने से, तो यहाँ पे भी प्रोविजन सारे वही लगेंगे। यहाँ हम उसको नाम दे देंगे रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके से यहाँ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सारा कंसेप्ट लगेगा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। भैया आप जिस दिन मना किया उस दिन का कंपनसेशन ले ले, आप चाहो तो उसको सबसिस्टिंग मान सकते हो, जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन का आप डिफरेंस क्लेम कर लो, इट्स अप टू यू। और ये जो दोनों पॉइंट है ये बायर पे भी लगता है, सेलर पे भी लगते हैं। बायर मना कर दे तो भी, भाई 20 रुपये का आइटम था 22 रुपये का हो गया, सेलर मना कर सकता है। तो लगता है कि मार्केट में 22 में सेल कर सकता हूँ, 20 में क्यों दूँ, सेलर मना कर दे, नहीं नहीं मैं तो नहीं बेच रहा, कॉन्ट्रैक्ट तो 20 का था हमारा। और मान लो कॉन्ट्रैक्ट 20 का था और मार्केट प्राइस अब 18 हो गई, तो बायर मना कर दे, बायर को लगे कि यार मैं तो मार्केट से 18 में खरीद लूंगा यार, इससे 22 में क्यों लूँ। क्लियर है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का जो कंसेप्ट था वो सेम यहाँ पे लगेगा। सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली अगर बायर डिलेड पेमेंट करता है तो उस डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। डिलेड पेमेंट के लिए हमने तो देखा ही था कि पेमेंट ऑफ प्राइस असेंशियल नहीं है, उसके रिगार्डिंग जो टाइम स्टिपुलेटेड होगा वो असेंशियल नहीं है, लेकिन उसमें जो डिले होगा उस कारण से कंपनसेशन तो क्लेम किया जा सकता है। और बेसिक कंपनसेशन क्या, इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है। या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा रेट, अनरीजनेबल हुई तो फिर कोर्ट देखेगा, बाकी उस रेट से आप इंटरेस्ट ले सकते हो, और मेंशन नहीं है तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगा कि इस रेट से इतना इंटरेस्ट आपका बनता है, ले सकते हो। यानी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है सेलर और बायर के बीच में, इंटरेस्ट अगर पेमेंट लेट होता है तो वो आप इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हो। इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, सॉरी, इफ हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं टू दिस इफेक्ट, द सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही मे नोटिफाई द बायर। यानी जिस दिन ड्यू हो गया पेमेंट, वो बोले पैसा तो सामने वाला नहीं दे रहा, फिर बोले देख तू लेट कर रहा, मैं अब इंटरेस्ट लूंगा। तो जिस दिन आपने बोला उस दिन से, और आपने अगर पहले ही बोल दिया तो जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन से आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। और कोर्ट में अवार्ड इंटरेस्ट टू द सेलर इन सूट बाय हिम एट द सच रेट एज इट थिंक फिट, जो भी कोर्ट को लगेगा रीजनेबल रेट है उस अकॉर्डिंगली कोर्ट इंटरेस्ट के लिए बोल सकता है। अब पिक्चर हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, अब हम रेमेडीज देखेंगे बायर के अगेंस्ट सेलर। बायर के पास क्या अधिकार है अगेंस्ट सेलर। यहाँ 3 ब्रीच की बात बोली है, सेलर 3 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, 3 तरीके से गलतियां कर सकता है, 3 तरीके से सेलर की फॉल्ट हो सकती है, और वहां बायर को क्या अधिकार है वो अपन नीचे देखेंगे। पहले सेलर की फॉल्ट देख ले। फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड, जिस समय की बात हुई थी, जिस तरीके से बात हुई थी उस समय उस तरीके से गुड्स देने में वो असमर्थ हो जाए, वो फेल हो जाए। एक तरह से बोलूं तो एक्चुअल ब्रीच। रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो पहले ही मना कर दे कि साहब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, एंटिसिपेटरी ब्रीच। और जो गुड्स वो डिलीवर करे वो नॉन कन्फर्मिंग गुड्स, यानी जैसी बात हुई थी वैसे गुड्स नहीं है, और बायर चाहे तो वहां पर रिजेक्ट कर सकता है, रिवॉक कर सकता है, जैसा बायर को लगे। मतलब रिजेक्ट या मना करना, कुल मिला के रिजेक्ट करना है रिवॉक करना एक ही बात है, अपने एक्सेप्टेंस को रिवॉक कर सकता है। क्या क्या अधिकार है बायर के पास, पहला डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, अगर सेलर ना दे, गुड्स ना दे, तो वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि भाई आप गुड्स नहीं दे रहे हो तो मेरा कंपनसेशन दो, डिफरेंस प्राइस दो।
यानी where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages of non recovery. वही मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो वाली सेम कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगी एज इट इज. वही मना करना मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कभी कभी क्या हो सकता है, बायर बोल दे कि यार हमारी इससे बात थी एक्स गुड्स की, अब ये एक्स गुड्स दे नहीं रहा, इसको मार्केट में कोई महंगा ले रहा है इस हिसाब से, पर मेरे तो बहुत जरूरत थी, मैं तो इसके भरोसे ही था, मेरे को कंपनसेशन नहीं चाहिए, मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है, मेरे को डिफरेंस नहीं चाहिए, मेरे को गुड्स ही चाहिए. यानी कुछ कुछ केसेस में जहां मॉनेटरी कंपनसेशन एक प्रॉपर या एक ऑप्टिमम तरीका नहीं हो सकता है, वहां कोर्ट कह सकता है कि आपको एक्चुअली जो आपकी गुड्स देने की बात हुई थी वही पूरा करना पड़ेगा. Where the seller commits of the breach of contract of sale, the buyer can appeal to the court for specific performance. सेलर ना दे तो बायर कोर्ट जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अपील लेकर कि भैया हमको गुड्स चाहिए, हमको कंपनसेशन नहीं चाहिए, डिफरेंस नहीं चाहिए, ये गुड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, जो भी सर्कमस्टेंसेस है भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली व्हेन गुड्स आर असर्टेन और स्पेसिफिक. गुड्स असर्टेन थे, डिसाइडेड थे, स्पेसिफिक थे, यही वाले गुड्स, और उनकी नीड बहुत ज़्यादा, कोर्ट को लगे कि नहीं साहब ये गुड्स ऑलरेडी डिसाइड भी हो चुके थे और इन गुड्स की ज़रूरत बायर को ज़्यादा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि भैया पेमेंट दे भी देगा तो भी काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है. रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल्स पीरियड बी नॉट बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए रिफ्यूज टू सेल द सेम. In this case, B may file a suit against A for obtaining an order from court to compel A to perform the contract and delivery ही दे. और वो पहले ही बोल दिया था भैया मुगल पीरियड की ये वाली पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट. तो गुड्स भी क्या था, स्पेसिफिक था. सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स रिटर्न कर ही सकता है और उसमें भी सूट फाइल कर सकता है. ब्रीच ऑफ कंडीशन में गुड्स रिटर्न करके सूट फाइल कर सकता है. ब्रीच ऑफ वारंटी में भी जो हमने वारंटीज पढ़ी थी ना, इम्प्लाइड वारंटीज प्लस एक्सप्रेस वारंटीज भी कुछ हो सकती है पार्टीज के बीच में. इम्प्लाइड वारंटीज हमने पढ़ी थी, इनके अलावा कुछ एक्सप्रेस वारंटीज भी हो सकती है. अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है तो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए कंपनसेशन का सूट फाइल कर सकता है. अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है लेकिन बायर उसको ट्रीट करना चाहता है ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है. कंडीशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें दोनों चीजें होती है, रिफंड करना और कंपनसेशन लेना. अगर सिर्फ कंपनसेशन लेने का मूड बना ले बायर तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन अपने आप में ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा. यानी वो कह रहा है कि भैया बायर नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स. जब बायर ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानता है तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटर्न द गुड्स. सिर्फ वो कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है और उसी की बात यहाँ हो रही है कि भैया ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है और ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में भी कर सकता है. वो लिखा हुआ नहीं है पर कर सकता है. क्लियर करने नहीं लिखा हुआ आपके मॉड्यूल. ठीक है, एक तो डैमेजेस ले सकता है और वारंटी के लिए प्राइस को कम करना है, ख़त्म करने की बात भी कर सकता है कि आपने इतना महंगा बेचा, चीज़ तो ख़राब है, 20 टका काट के दो, प्रोडक्ट थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा ख़राब है बोल के, तो वो प्रोपोर्शनेटली प्राइस को कम करा सकता है. ये तो नहीं, इसका तुम क्लेम लेंगे. होता है ना कभी प्रोडक्ट थोड़ा डिफेक्टिव निकल जाए तो क्लेम लिया जाता है. क्लेम क्या है टेक्निकली, ब्रीच ऑफ वारंटी है. बट ऑफ ट्रेड होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत डैमेज है तो उसमें वारंटी और पूरा ही खराब है तो कंडीशन. जब थोड़ा बहुत खराब है तो उसका आप कंपनसेशन लोगे, डिफरेंस लोगे, या जैसे हार्मफुल नेचर का डिस्क्लोजर नहीं किया, हार्म हो गया तो उसके लिए डैमेजेस वगैरह अलग से बन सकते हैं. रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात आ गई पूरी की पूरी. ड्यू डेट से पहले अगर ब्रीच कर दिया जाए तो वापस क्लियर कर लो. इसने क्लियर बोल दिया, बोले सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है. वहाँ चाहे तो उनके पास ऑप्शन है ये सबसिस्टिंग करें या तो उसी दिन का ले ले या डिलीवरी डेट तक का वेट करें, उस दिन का डिफरेंस क्लेम करें, उनकी मर्जी है. सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर ने एडवांस दे रखा है सेलर को, एडवांस पेमेंट दिया, गुड्स 2 महीने बाद दूंगा एडवांस ले, फिर गुड्स दे नहीं रहा, तो जितने ड्यूरेशन तूने पैसा मेरा होल्ड किया उतने ड्यूरेशन का तो मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा. ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल तो आप समझते ही हो ना, हथौड़ा मार के सेल की जाती है. ऑक्शन सेल में क्या होता है, एक ब्लैंक पेज पे थोड़ा सा समझा देता हूँ. ऑक्शन सेल में क्या होता है, ये एक ऑनर है, ये ऑक्शनियर है और बाकी पब्लिक है बहुत सारी. ये गुड्स पड़ा, ऑनर
ऑक्शन करवा रहा अपने गुड्स का, कोई भी कारण है, बैंक के कहने पे करवा रहा है, जिस भी है। ऑक्शनियर एजेंट है ऑनर का, जो ऑनर के बिहाफ पर वहाँ ऑक्शन की प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है। कोर्ट से अपॉइंटेड भी हो सकता है, मतलब कोई रिटायर्ड जज वगैरह या कोई बड़ा वकील वगैरह हो सकता है, कोर्ट से अपॉइंटेड। और ये सब क्या है, पब्लिक है, और ये पब्लिक क्या करेगी, बिड करेगी। गुड्स सामने पड़ा होगा, गुड्स को देखकर पब्लिक बिड करेगी, और पब्लिक जब बिड करेगी तो जो हाईएस्ट बिड होगा उस पर ऑक्शनर पूछेगा, भैया जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो मोबाइल स्टार्ट हो 2000 से, 2000 किसी ने का, 2500 किसी ने का, 3000 किसी ने का, 3200 किसी ने का, 3500, हाईएस्ट 3800 पर हाईएस्ट बिड आई। उसके बाद सब चुप हो गए, तो ऑक्शनर ने कहा 3801, 3802, 3803, और हथौड़ा से नीचे मार दिया। जैसे हथौड़ा नीचे मारा, सेल हो गई। बात क्लियर करना, जनरली हथौड़ा मारकर सेल होती है जब हथौड़ा टेबल को टच करेगा, उसके बाद सेल हो। कभी कभी कहीं कहीं कस्टमरी जो उनका तरीका वो अलग हो सकता है, जैसे कहीं हो सकता है घंटा बजाकर सेल करना, 3801, 2, 3, फिर से घंटा बजा, जैसे घंटा बजा सेल हो गई। अलग अलग तरीका हो सकता है, जनरली फॉल ऑफ हैमर है, लेकिन इसने क्लियर किया यहाँ पे कि फॉल ऑफ हैमर भी हो सकता है, और कोई दूसरा कस्टमरी तरीका भी हो सकता है जो उनके कस्टम में चला आ रहा है, तो ये घंटा बजाना भी एक तरीका हो सकता है। क्लियर करना, ये जो हमारा ऑनर है, ऑक्शनियर भी खुद हो सकता है, मतलब ऑक्शनियर का ही गुड्स है, एक्चुअल ऑनर ऑक्शनियर खुद है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑनर कैन बी ऑक्शनियर बट ऑनर कैन नॉट बी बिडर। ऑनर बिडर नहीं हो सकता, बिडिंग नहीं कर सकता। ऑनर को अगर बिड करना है तो उसको एक्सप्रेसली, जितने भी लोग बिड कर रहे हैं उनको क्लियर बोलना पड़ेगा कि मैं खुद बिड कर रहा हूं, मैं ऑनर हूं, बताना पड़ेगा उसको। या अगर वो किसी व्यक्ति को, अपने एम्प्लॉय को, अपने एजेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करता, तुम्हें बिहाफ पर बिड कर, तो उसे क्लियरली, नॉट इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि ही इज बिडिंग ऑन माई बिहाफ। एक्चुअली क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है प्रिटेंडेंट बिडिंग का। प्रिटेंडेंट बिडिंग, प्रिटेंड करना, प्रिटेंड मतलब दिखावे की बिडिंग। ये बिडिंग इसलिए की जाती है कि जानबूझ के मार्केट प्राइस को बढ़ा सके। भाई ये गुड्स जैसे मान लो 2000 का था, आपने दो एक आदमी बिडिंग में अपने छोड़ दिए, और बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है, 2000, 2500, जैसे उधर से किसी के आवाज 3000, आपको लगता है 3000, 3000, आप दिल से बोल देते हो 3100, जानबूझ के अपने आदमी से बोली लगवा रहे हो बीच बीच, 50-50, 100 रुपये ऊपर, भैया कोई ना कोई और ऊपर थोड़ा सा बढ़ के बोल जाए, हमको महंगा मिल जाए। माहौल बनाने के लिए, बोली बढ़ाने के लिए, बिडिंग बढ़ाने के लिए आपने अपने बंदे अपॉइंट कर रखे हैं, तो वो जो बिड कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, वो बिडिंग नहीं कर रहे, वो दिखावा कर रहे हैं। और जब ऐसा दिखावा किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। लॉ कहता है दिस इज फ्रॉड, आप धोखा कर रहे हो जो एक्चुअली खरीदने वाला है, आप जानबूझकर बोली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और उस एक्चुअल जो बायर है उसको आप ये नहीं पता लगने दे रहे हो कि उसका आप ही काट रहे हो। आपका आदमी तो बोली बढ़ा रहा है, वो बोली बढ़ा के कट किसका रहा है, अल्टीमेटली बायर का, जो एक्चुअली परचेज करेगा। तो ये आप धोखा कर रहे हो, उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो लॉ ने बोला ये फ्रॉड है, प्रिटेंडेंट बिडिंग नहीं चलेगा। चलिए ऑक्शन सेल में दो तीन कुछ रूल्स में सिंपल सी बातें देख लेते हैं। वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट, तो हर एक लॉट अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल माना जाएगा कि भैया जैसे एक लॉट यहाँ पड़ी, एक लॉट यहाँ पड़ी, एक लॉट यहाँ पड़ी, तो अभी इस लॉट की बात हो रही है, फिर इस लॉट की हो रही है, फिर इस लॉट की हो रही है, हर लॉट अपने आप में अलग अलग है, अलग अलग ऑक्शन होगा। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब कंप्लीट होता है, जब हैमर गिरता है, या तो फॉल ऑफ हैमर, या फिर कोई अदर कस्टमरी अगर मैनर है, कोई और तरीका, जैसे मतलब कहीं घंटा बजाने का तरीका हो सकता है। क्लियर करना, यहाँ पे जो बिड लगा रहा है वो कौन है, ऑफरर, वो ऑफर दे रहा है ना कि आई एम रेडी टू बाय एट दिस प्राइस, और जो ऑक्शनियर बैठा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर, यानी ओरिजिनल प्रिंसिपल एजेंट होते हैं ना, प्रिंसिपल कौन हो गया, ऑनर, उसके बिहाफ पर एजेंट कौन बैठा, ऑक्शनियर, तो ऑक्शनियर उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप बिड वापस ले सकते हो, आपने ऑफर दिया, सामने वाला एक्सेप्ट करे, उससे पहले पहले आप ऑफर को रिवॉक कर सकते हो ना, वापस ले सकते हो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कर सकते हो। आपने ऑक्शन में बोला 3 लाख, मोबाइल का ऑक्शन चल रहा था इसका, आपने कहा 3 लाख,
ऑक्शन ने कहा 3 लाख 1, 3 लाख 2, आपने कहा रुक 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 रुक, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, मजाक कर रहा था। आप अपनी बिड से पीछे हट सकते हो फॉल ऑफ ऑफर से पहले पहले। एक बात क्लियर करना, एक केस स्टडी है, जैसे ये मोबाइल पड़ा टेबल पे और नीचे टेबल, और मुझे मैं ऑक्शनर 1 2 3 करना, मैंने कहा 1 2 3 किया और सीधा मोबाइल पे जाके लगा, मोबाइल टूट गया, मोबाइल पे टच हो गया, फिर नीचे टेबल पे भी लगा पर मोबाइल टूट गया। तो लॉस किसका होगा? सेलर का, जो एक्चुअली ऑनर था पहले उसका, क्योंकि फॉल ऑफ हैमर होने से पहले ही मोबाइल पे टच हो गया, यानी सेल कंक्लूड हुई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंक्लूड हुआ, उससे पहले मोबाइल पे लग गया, तो नुकसान किसका होगा? जो ओरिजिनल ऑनर था, जो सेलर था, उसका। और तो क्लियर करना, यहाँ जो ऑक्शनियर है वो एजेंट है अपने प्रिंसिपल का, यानी ट्रू ऑनर का, जो ओरिजिनल ऑनर है उसका। और कोई भी एजेंट कभी भी अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता, कोई भी एजेंट कभी भी अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकता। एक रिजर्व प्राइस होता है, जैसे हम अपसेट प्राइस बोलते हैं, रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस, यहाँ लिखा हुआ ये रहा रिजर्व प्राइस, इसको हम अपसेट प्राइस बोलते हैं। जैसे मान लो इस मोबाइल का रिजर्व प्राइस मैंने बोला 2000 रुपये, तो ऑक्शनर को मैंने क्या कहा, भैया 2000 रुपये इसका रिजर्व प्राइस अपसेट प्राइस है, फिर बोली लगवाओ। एक बंदे ने बोली लगाया 1800 और ऑक्शनर ने हथौड़ा मार दिया। दिस विल नॉट कंक्लूड इनटू ए प्रॉपर सेल, क्योंकि जो एजेंट होता है उसके पास विद इन अथॉरिटी एक्ट करने की ही परमिशन हो। तो मैंने क्या बोला, 2000 तो रिजर्व प्राइस है, 2000 या उससे ऊपर ही बेचना है, उससे नीचे बेचा तो उसने अपनी अथॉरिटी में काम नहीं किया है, एज एन एजेंट उसके द्वारा किया गया काम वैलिड नहीं माना जाए, वो सेल वैलिड नहीं। राइट टू बिड मे बी रिजर्व, सेलर चाहे तो राइट टू बिड अपना रिजर्व कर सकता है, क्लियरली बोल सकता है भैया मैं भी बिड करूंगा, उसकी मर्जी है, लेकिन उसको एक्सप्रेसली रिजर्व करना पड़ेगा, नॉट अदरवाइज। इंप्लाइड नहीं चलेगा, एक्सप्रेसली ही रिजर्व करना पड़ेगा कि मैं खुद कर रहा हूं या मेरे बिहाफ पे कोई और पर्सन बिड कर रहा है। इसी बात को उसने 3 पॉइंट में लिखा। जहां पे सेलर नहीं बताता है वहां ये फ्रॉडुलेंट माना जाएगा, यानी बायर उसको धोखे की तरह ट्रीट कर सकता है, बायर बोल सकता है कि फ्रॉड किया गया है, और वहां पे टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल नीचे लिख दिया। प्रिटेंडेंट बिडिंग, द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेंट बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल। वही प्रिटेंडेंट बिडिंग मतलब बिना बोले आप जानबूझ के भाव बढ़ाने के लिए बोली लगाओ अपनी लोगों से, बिना बताए कि हमारे बंदे या ऑनर खुद लगा रहा, सेलर खुद लगा रहा, बताया नहीं, तो प्रिटेंडेंट बिडिंग। आपने बता दिया तब कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन टैक्सेशन, देखो क्या हुआ, टैक्स इंक्रीज हो गया, टैक्स की बात चल रही है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, पहले था ही नहीं अब इम्प्लीमेंट हो गया, पहले इम्प्लीमेंटेड था लेकिन अब सरकार ने टैक्स वहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, यानी इम्पोज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया और रेमिट किया, खत्म किया। इस केस में क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे पहली बात तो टैक्स पे इन्होंने क्या पुरानी बात लिख दी, इन्होंने लिखा कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है या कोई और टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी मेजोरिटी में खत्म हो गया, अब 1-2 चीज़ों को छोड़कर शायद पेट्रोल और एक आधी कोई चीज़, बाकी सब पे हट चुका है, सब पे क्या लग चुका है, जीएसटी। पर ठीक है, पुराने लॉ हैं, पुरानी बातें लिखी हुई है, तो इसने इसलिए बोल दिया एनी टैक्स ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स, एनी टैक्स मतलब जीएसटी, भाई जो भी उस समय लॉ में चल रहा होगा वो टैक्स हो जाएगा, और तो क्या जीएसटी हो गया। अब ये कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 100 रुपये में आपको मैं गुड्स दूंगा, तो ये 100 रुपये एमआरपी माना जाएगा, एमआरपी में नहीं बोलूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल दूँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माना जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस है, तो उसमें इंक्लूडिंग टैक्स है, जो भी टैक्स वगैरह था उसमें इंक्लूडेड है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो ये 100 रुपये का प्राइस अपवर्ड रिवाइज होगा, घटाती है तो डाउनवर्ड रिवाइज होगा, यानी सेलर को उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। टैक्स बढ़ेगा घटेगा तो बायर के माथे जाएगा, टैक्स हट जाएगा तो भी बायर के लिए फायदा है, टैक्स कम हो जाएगा तो भी बायर के लिए फायदा है, उल्टा टैक्स बढ़ गया, नया टैक्स इंपोज हो गया तो बायर को नुकसान है। ये टैक्स के साथ प्राइसेस चेंज कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। सेलर बायर चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं द मैक्सिमम प्राइस विल बी 100 व्हाटएवर द टैक्स रेट विल बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रेट लिख सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। अब टैक्स के रिगार्डिंग कुछ भी स्टिपुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल ओपन है, लेकिन आपने अगर कोई स्टिपुलेशन नहीं किया तो टैक्स के साथ साथ चेंज होगा। द बायर वुड हैव टू पे इंक्रीज्ड प्राइस वेयर टैक्स इंक्रीजेस एंड मे डिराइव द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस और कर्टल। अगर टैक्स हटा दिए जाते हैं तो उसको उसका बेनिफिट भी हो जाएगा, टैक्स अगर रिमूव होते हैं तो उसको भी मिल जाएगा।
दोनों बातें हैं। लेकिन अगर सेलर ने बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले कर चुके हैं कि भैया हम टैक्स का रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन तो पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर का एक सेशन अभी देख लेते हैं अपन, एक वीडियो क्वेश्चन आंसर का बना लेते हैं जिसमें अपन मॉड्यूल के क्वेश्चंस वगैरह भी ले लेंगे और कुछ केस स्टडीज़ वगैरह जो हैं उनको अपन डिस्कस कर लेंगे, पास एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।